हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपको वन शुगर एंड बिटर टी ये फैन फिक्शन अच्छी लग रही होगी। तो चलिए फैन फिक्शन को स्टार्ट करते हैं। सीन की शुरुआत होती है एक छोटे से चर्च में, जहाँ विंग एंड वांग जी एक दूसरे के हाथ में हाथ दिए अपने आमने सामने खड़े हुए थे। तभी वहाँ एक आवाज़ गूंज उठती है, अल्फा लान वांग जी, क्या आप ओमेगा वी वुशन को अपना एज अ वाइफ एक्सेप्ट करते हैं? वांग जी और विंग अभी एक दूसरे के आंखों में देख रहे थे। वांग जी अपने ब्लैक एलिगेंस सूट में अपने अल्फा मस्कुलर बॉडी के साथ एक ब्लैक बी की तरह दिख रहा था, एंड सेम एज विंग, उसका वो वाइट कलर का सूट विंग के चार्म को और भी ज्यादा निखार रहा था। इस वाइट कलर के सूट में विंग एक वाइट ट्यूलिप की तरह दिख रहा था, जो अपनी ब्लैक बी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हो। वांग जी एक हल्की सी स्माइल करता है और एक हल्की आवाज में कहता है, यस आई डू। वांग जी के आंसर करते ही विंग के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है, और बस ये स्माइल ही काफ़ी है वांग जी के मन में जितनी भी कश्मकश था उन सबको एक झटके में गायब कर देने के लिए। प्रीस्ट सेम सवाल विंग से भी पूछते हैं, ओमेगा विंग, क्या आप अल्फा लान वांग जी को अपना एज अ हस्बैंड एक्सेप्ट करते हैं? विंग को अपनी आंसर देने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। यस आई डू। अपना आंसर करते ही विंग वांग जी की तरफ दिखने लगता है। उसकी आंखें स्टार्स की तरह शाइन कर रहे थे। वांग जी बस विंग की आंखों में देखे जा रहा था। विंग आज बहुत ज़्यादा खुश था, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा खुश शायद वो अपनी लाइफ में कभी नहीं हुआ है। मुझे नहीं पता लाइफ मुझे कहाँ लेके जा रही है, बट अभी मेरे पास लानजान है जो हर कदम में मेरे साथ रहने वाला है। अभी मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है, चाहे मैं किसी भी सिचुएशन में क्यों ना रहूँ। जब तक मेरे साथ मेरा लानजान है, तब तक मैं हर एक चीज़ का सामना कर सकता हूँ, हर एक चीज़ का। वैसे तो वो दोनों ही बस 18 साल के हैं, बट फिर भी उन दोनों को ही लग रहा था कि इस बड़ी सी दुनिया में उनको और किसी की भी ज़रूरत नहीं है। एक दूसरे के साथ रहते हुए दिन जैसे पानी की तरह बहते जा रहे थे। उन दोनों को ही एक साथ रहते हुए ऑलमोस्ट 7 महीने हो चुके थे। विंग और वांगी ने एक कमरा किराए पर लिया था, एंड अभी विंग अभी उसी कमरे के बाहर बैठ के अपना लंच कर रहा था। वहाँ पर और भी बहुत सारे कमरे थे जहाँ पे लोग किराए पे रहते थे। तभी बगल में एक आंटी जो वहीं पर एक कमरे में किराए पे रहती है, वो विंग के पास आती है और अपने हाथ में जो डिब्बा था उस डिब्बे को विंग के सामने रखते हुए कहती है, तुम अकेले क्यों लंच कर रहे हो? अगर वांगजी आज नहीं आने वाला था तो तुम हमारे पास आ जाते। उस आंटी के बात सुनते ही विंग एक स्माइल करता है और उस आंटी की तरफ देखते ही रहता है, नहीं नहीं आंट, वैसे भी आज घर का काम खत्म करते करते काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था। तो आंट वहीं पे बैठती है और अपने हाथ के उस डब्बे की तरफ इशारा करते हुए कहती है, देखो कल मैंने ये खट्टा किमची बनाया है, ये चावल के साथ खाने में बहुत अच्छा लगता है, मुझे पता है तुम्हें ये बहुत पसंद आएगा। वो किमची का बॉक्स देखते ही विंग खुश हो जाता है। वो तुरंत ही उस बॉक्स में से एक चम्मच से थोड़ा सा उठा लेता है और अपने चावल के ऊपर डाल लेता है। विंग अभी सूखी सब्जी के साथ चावल खा रहा था। वो इतना ज़्यादा बिजी था कि ज़्यादा कुछ अपने लिए बना नहीं पाया, लेकिन इस खट्टे किमची को देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हो चुका था। विंग एक बाइट लेता है और उसको चबाते हुए अपनी आंखों को बंद कर लेता है। आंट अभी भी बहुत ही होपफुली विंग की तरफ देख रही थी। आंट क्या किमची बनाती है आप, मुझे आपके हाथ की किमची बहुत ज़्यादा पसंद है। ऐसा कहते हुए वो फिर से और एक बड़ा सा बाइट अपने मुंह में ले लेता है। विंग को खुश होते हुए खाते हुए देखकर आंट को भी बहुत अच्छा लगता है। वो वही बैठ के विंग से बात करने लगती है। तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत आती है और अपने कपड़े को वहाँ पे झाड़ के सुखाने लगती है। अरे ओनर लो, आज आप इतनी लेट? हाँ, आज मेरा बेटा आने वाला है ना शहर से, इसीलिए तैयारी में टाइम लग गया। फिर उनकी नज़र विंग की तरफ जाता है जो शांति से वहाँ खाना खा रहा था। उनकी आंखें छोटी छोटी हो जाती है और वो अपनी नैरो आइज के साथ विंग की तरफ देखते हुए कहता है, आजकल के बच्चे को तो कुछ नहीं पता, बस शादी कर लो और जल्दी से जल्दी बच्चे कर लो। अरे बस बच्चे करने से नहीं होता, बच्चे करने से पहले जानना भी पड़ता है कि असल में क्या क्या करना पड़ता है एक अच्छे और स्वस्थ बच्चे को जन्म देने के लिए। अरे ओनर लो, कोई ना, वैसे भी मुझे भी याद है मेरे शादी के 10 महीने के अंदर ही मेरे पहला बच्चा हो गया था। ऐसा कहते हुए वो हंसने लगी। मुझे लगता है वांग जी भी बिल्कुल मेरे पति पे गया है, बहुत मेहनत की है उसने। ऐसा कहते हुए वो विंग को चिढ़ाते हुए उसको कूने मारने लगी। तभी ओनर लो प्राउडली आंट और विंग की तरफ देखते हुए कहता है, वैसे मेहनत तो मैंने भी की है, इन दोनों का कमरा मेरे कमरे के बिल्कुल पास है, इन दोनों की आवाज से रात रात भर में सो नहीं पाती थी,
तो तभी जाके हम सबकी मेहनत का फल अभी विंग के पेट में पल रहा है। जो कहते ही ओनर लू और आर्ट दोनों ही हंसने लगे। इन दोनों के कॉन्वर्सेशन से विंग बिल्कुल टमाटर की तरह लाल हो चुका था। वो अपने सिर को नीचे झुकाए बस शर्मा जा रहा था। तभी आर्ट दरवाजे की तरफ देखते हुए कहते हैं, अरे वांग जी, तुम आज इतनी जल्दी आ गए। आर्ट की वॉइस धीरे धीरे स्लो हो गई थी क्योंकि वांग जी के साथ एक और आदमी खड़ा हुआ था जिसको आर्ट ने पहले कभी नहीं देखा था। आंट की बात सुनते ही विंग अपनी नजरों को ऊपर उठा के वांग जी की तरफ देखता है तो देखता है वांग जी के साथ आज लाल शिचन था जो वांग जी के साथ यहाँ आया था। लाल शिचन को देखते ही विंग बिल्कुल सरप्राइज हो चुका था। वो तुरंत अपनी जगह से खड़ा होता है और उन दोनों की तरफ ही देखता है। तभी वांग जी विंग के पास आता है और वही विंग के हाथ को पकड़ते हुए उसे बिठा देता है। शिचन का आप लानसान, तुमने पहले क्यों नहीं मुझे बताया कि शिचन का आने वाला है। विंग की बात सुनते ही वांग जी कुछ और बोलता उससे पहले ही शिचन बोलता है, क्यों, क्या मैं अपने ब्रदर और ब्रदर इन लॉ से मिलने नहीं आ सकता। ऐसा कहते हुए वो एक स्माइल करता है और विंग के सिर पर पैट करता है। मुझे जब पता चला कि तुम और वांग जी बहुत जल्द पेरेंट्स बनने वाले हो तो मैं खुद को रोक ही नहीं पाया और मैंने ही वांग जी को बोला था कि मैं उसके साथ तुम्हारे साथ मिलने आना चाहता हूँ। ये सुनते ही विंग एक स्माइल करता है और शिचन की तरफ देखते हुए कहता है, प्लीज आप बैठिए ना, मैं कुछ खाने के लिए लाता हूँ। तभी शिचन विंग को वही बैठाते हुए कहता है, कोई जरूरत नहीं, वैसे भी मैं और वांग जी अभी मार्केट में मिले थे और हम दोनों ने खाना खा लिया है। तो विंग वांग जी की तरफ देखता है तो वांग जी अपने सिर को नोट कर देता है। तभी शिचन अपने हाथ में जो उसने फ्रूट पकड़ा हुआ था उसको विंग की तरफ देखते हुए कहता है, ये लो, अभी मैं ज्यादा कुछ नहीं ला पाया इसलिए मुझे माफ करना। ये सुनते ही विंग धड़बड़े में बोलता है, नहीं नहीं शिचन, ये इन सब की क्या जरूरत थी। वैसे तो गिफ्ट पाके विंग बहुत ज्यादा खुश था लेकिन ऐसे ही बोलना पड़ता है ना कि इन सब की क्या जरूरत थी, इन सब नहीं लाते तो ही चलता, इसलिए विंग बोल रहा था। विंग अभी वही बैठ गया था और शिजन के साथ बात करने लगा था। वांग जी भी अपने हाथ मुंह धोकर विंग के पास ही आके बैठ जाता है। विंग ने शिजन को आंट और ओनर लू से भी मिलवा लिया था। वो लोग भी, शिजन वांग जी का ब्रदर है और वांग जी का एक फैमिली भी है, ये जान के सरप्राइज भी हुए थे और साथ में खुश भी हुए थे। थोड़ी देर में वो लोग चले गए थे उन लोगों को उनका प्राइवेट टाइम देकर। वांग जी वही आके बैठ जाता है और विंग से पूछने लगता है कि वो ज़्यादा थक तो नहीं गया है ना, उसने ज़्यादा मेहनत तो नहीं की। एंड विंग से सॉरी भी बोलता है कि आज वो दोपहर में खाने के लिए नहीं आ पाया। वांग जी और विंग को एक दूसरे के साथ खुश देखकर शिजन को भी बहुत अच्छा लगता है। तभी शिजन विंग की तरफ देखते हुए कहता है, वैसे विंग ये तुम्हारा कितने महीने चल रहा है। तो विंग कहता है, 6 महीने शिजन का। ओह अच्छा, ठीक है वांग जी, आज फिर मैं उठता हूँ, विंग अपना ध्यान रखना। फिर लास्ट चैन उठने से पहले एक बार वांग जी की तरफ देखता है और सीरियस टोन में कहता है, वैसे मैंने जो ऑफर तुम्हें दिया था वो ऑफर मुझे लगता है तुम्हारे लिए अच्छा होगा, तो अगर तुम चाहो तो फिर तुम इस बारे में सोच सकते हो। ये सुनते ही वांग का फेस सीरियस हो जाता है और वो अपने ब्रदर की तरफ देखकर एक छोटा सा नोट कर देता है। वांग जी का अप्रूवल पा के हिचैन एक स्माइल करता है और उन दोनों को ही बाय बोल के वहाँ से चला जाता है। विंग को समझ नहीं आता कि शिचन किस बारे में बात कर रहा है, इसलिए विंग अभी वांग जी की तरफ देखने लगता है। विंग का क्यूट फेशियल एक्सप्रेशन देख के वांग जी को समझ आ चुका था कि विंग को अभी जानना है कि शिचन अभी वांग जी को किस बारे में बोल रहा था। तभी वांग जी अपने सिर को विंग की गोद में रख देता है और वही बिल्कुल पूरी तरीके से लेट जाता है। विंग भी अपने हाथों को वांग जी के बालों में फैलाने लगता है और वांग जी अपनी आंखों को बंद कर लेता है। वो काफ़ी ज़्यादा थक चुका था। वो काफ़ी ज़्यादा थक जाता है पूरा दिन काम करने के बाद, लेकिन विंग के पास आते ही उसकी सारी थकावट भाग जाता है कहीं। वो एक गहरी सी सांस भरते हुए कहता है, गगा बोल रहे थे कि यहाँ के काम कुछ अच्छा नहीं चल रहा है तो मैं गगा के साथ शहर जाऊँ। यह सुनते ही विंग की हाथ एक सेकंड के लिए वांग जी के बाल में रुक जाता है, लेकिन फिर भी वो वांग जी को इंटरप्ट नहीं करता और अपने हाथ को फिर से वांग जी के बालों में फैलाने लगता है। वांग जी को भी समझ आ चुका था कि विंग क्यों इतना सीरियस हो गया था। वांग जी फिर से बोलना स्टार्ट करते हैं, यहाँ का हालत बहुत खराब है, यहाँ काम बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा है, इसीलिए इस गांव के लोग ज्यादातर शहर जाना प्रेफर कर रहे हैं एंड आधे गांव के लोग शहर जा चुके हैं, जिस वजह से अब इस गांव की हालत और भी खराब हो रही है। विंग ने अभी भी एक शब्द नहीं बोला था, वो अभी भी सीरियसली वांग जी के बालों पे अपने हाथ को फहराए जा रहा था। तभी वांग जी एक सीरियस टोन में कहता है, विंग, हमारा बच्चा और कुछ महीने में ही आने वाला है। मुझे लगता है कि गगा ने जो कहा था वो मुझे मानना चाहिए। मुझे भी गगा के साथ शहर जाना चाहिए ताकि मैं अपने बच्चों के लिए एक ब्राइट फ्यूचर देख सकूं। ये सुनते ही विंग सीरियसली वांग जी की तरफ देखने लगता है। वांग जी अपनी आंखों को खोल लेता है और विंग की आंखों में देखने लगता है। तभी विंग एक स्माइल करता है और वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, ठीक है। विंग को बिना आर्ग्यूमेंट के इतने इजीली मान जाते हुए देखकर वांग जी बिल्कुल सरप्राइज हो चुका था।
वो विंग की गोद से अपने सिर को उठाता है और विंग के सामने बैठते हुए कहता है, क्या तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? क्या सच में तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें छोड़ के शहर चला जाऊँ? तो विंग एक स्माइल करता है, कहता है, मुझे छोड़ के? तुम मुझे छोड़ के क्यों शहर जाओगे? तुम, गागा, सब लोग शहर जाने वाले हो ना, तो फिर मैं भी तुम लोगों के साथ जाऊंगा। विंग की बात सुनते ही वांग जी को समझ आ चुका था कि विंग क्यों इतना इजीली मान चुका था कि वांग जी शहर जाए। वांग जी गहरा सा सांस छोड़ते हुए कहते हैं, विंग, वहाँ पे मैं और गगा दोनों ही काम पे बिजी रहेंगे। अगर तुम भी हमारे साथ वहाँ गए तो हम तुम्हारे ख्याल नहीं रख सकते। तभी विंग एक सीरियस टोन में कहते हैं, और अगर मैं यहाँ रहूंगा तो फिर क्या तुम मेरे ख्याल रख सकते हो? तो वांग जी विंग को समझाते हुए कहता है, यहाँ बहुत कोई है, ओनर लू है, आंट है, ये लोग तुम्हारा ख्याल रख लेंगे, लेकिन वहाँ वहाँ तुम बिल्कुल अकेले होंगे, और शहर के लोग यहाँ के लोगों से बहुत अलग होते हैं विंग। वांग जी ऐसा कहते हुए वो वांग जी के हाथ को पकड़ते हुए कहता है, वांग जी देखो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और वहाँ यहाँ पे भी तो पूरा दिन काम करते हुए मेरा बीत जाता है, इनसे तो कभी कभार ही बात होती है, नहीं तो यहाँ भी तो मैं अकेला ही रहता हूँ ना। वहाँ दिन में मैं काम करूँगा और मेरा टाइम कैसे बीत जाएगा मुझे पता भी नहीं चलेगा। फिर रात में तो तुम वापस आ ही जाओगे, फिर तुम्हारे साथ में टाइम स्पेंड कर लूंगा, मैं वहाँ बिल्कुल अकेला फील नहीं करूंगा। प्लीज प्लीज मान जाओ। जीन, तुम समझ नहीं रहे हो, वहाँ का माहौल ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। प्लीज वांग जी, अगर तुम शहर जाना चाहते हो तो तुम अकेले जाने में बिल्कुल अलाउड नहीं हो, तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। क्या तुम मुझे इस हालत में अकेला छोड़ के जा सकते हो वांग जी? ऐसा कहते हुए वो अपना पपी आइज दिखाने लगा। वांग जी पहले तो विंग की बात बिल्कुल मानना नहीं चाहता था, क्योंकि शहर की हालत बिल्कुल भी गांव की हालत से बहुत अलग होता है, एंड शहर के लोग भी वहाँ शायद विंग को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन बहुत देर तक विंग को मनाने के बाद भी जब विंग नहीं मानता तो फिर थक हार के वांग जी को राजी होना ही पड़ता है। उसको ऐसा लगता है कि 2-3 दिन तक विंग वहाँ रहेगा, वो जब बहुत ज़्यादा बोर हो जाएगा, जब उसे समझ आ जाएगा कि शहर के लोग कैसे होते हैं, तो वो खुद यहाँ आने के लिए जिद करेगा वांग जी से, और तब वांग जी आके विंग को छोड़ जाएगा। ऐसा सोचते हुए वो विंग को शहर ले जाने के लिए राजी हो जाता है। वांग जी को फाइनली राजी होता हुआ देखकर विंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो तुरंत ही वांग जी को टाइटली हग कर लेता है। विंग को ऐसे बच्चों की तरह खुश होता हुआ देखकर वांग जी विंग के बालों को सहलाता है और उसके फोrehead पर किस करने लगता है। मैं तुम्हें वहाँ ले जाने के लिए रेडी हूँ, बस वहाँ अगर तुम जाओगे तो तुम बिना परमिशन के कहीं नहीं जाओगे। ये सुनते ही विंग तुरंत ही बिना शिकायत के मान जाता है। अपने इस छोटे से गांव से विंग शायद पहली बार इतनी दूर शहर में जाने वाला था। वो जाने के लिए जितना ज़्यादा एक्साइटेड था, उतना ही ज़्यादा उसके मन में एक बेचैनी काम कर रहा था, एंड शायद इसी वजह से वो वांग जी को वहाँ अकेला नहीं जाने देना चाहता था। विंग के लिए एक नए शहर में पहली बार जाना बहुत बड़ी बात थी। शायद वहाँ विंग की लाइफ का एक नई शुरुआत होगी, एक अलग शुरुआत, यहाँ से बहुत ज़्यादा अलग, बहुत ज़्यादा डिफरेंट। विंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था अपनी नई लाइफ के लिए, लेकिन उसके साथ साथ उसके अंदर की जो बेचैनी थी वो और भी ज़्यादा बढ़ रही थी। जितना दिन करीब आता जा रहा था, विंग के मन की वो बेचैनी और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। वांग जी भी कभी कभी नोटिस करता था विंग की इन अनयूजुअल बिहेवियर को, लेकिन विंग हमेशा ये बोल के टाल देता था कि प्रेगनेंसी की वजह से उसकी तबीयत कभी कभी ख़राब रहती है। वांग जी इसको लेके भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन भी रहती है, क्योंकि वो शहर बिल्कुल नया था वांग जी के लिए भी, और वो बिल्कुल नहीं चाहता कि इस हालत में वो विंग के साथ वहाँ जाके कोई भी मुसीबत में पड़े। वांग जी ने शिचेन को भी बता दिया था कि विंग भी जिद कर रहा है उसके साथ शहर जाने के लिए, एंड वो विंग को मना नहीं कर पा रहा है। शिचेन को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि विंग उनके साथ जा रहा है। विंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, उसको खुद भी नहीं पता वो अपनी आंखों में जितने सारे सपने लेके शहर में आ रहा है, ये शहर उसे कहाँ लेके जाएगा, उसकी ज़िंदगी को किस मोड़ पे लेके जाएगा। अभी विंग एक छोटे से घर में बैठा हुआ है, और शिचेन और वांग जी वो दोनों ही सारे सामान को अंदर ले आ रहे हैं। शिचेन ने पहले ही एक रेंट के घर को देख के रखा था। इस घर में 2 कमरे हैं, एक छोटा सा किचन है और एक छोटा सा लिविंग रूम। ये घर ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन बहुत खूबसूरत है। विंग को एक नज़र में ये घर बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई थी। ऐसा लग रहा था कि इस घर में वो अपनी लाइफ का एक ब्यूटीफुल चैप्टर स्टार्ट करने वाला है। वांग जी और शिचेन पूरे घर के सामानों को जल्दी जल्दी अरेंज करता है, ताकि विंग को इन सारी चीज़ों में हाथ ना लगाना पड़े, और शिचेन भी इस चीज़ को समझ रहा था। विंग रात का डिनर वांग जी के साथ मिलकर बना लेता है। वैसे तो विंग वांग जी को और मेहनत करवाना नहीं चाहता था, लेकिन वांग जी विंग को अकेला खाना नहीं बनाने देना चाहता था, इसीलिए वो विंग को खाना बनाने में मदद करता है।
अभी वो सारे लोग डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए थे और एक साथ खाना खा रहे थे। इतने दिनों बाद अपने ब्रदर के साथ खाना खाते हुए शीचान को पुराने दिनों की याद आ रही थी। तभी शीचान देखता है वांग जी अपने प्लेट से न्यूट्रिशियस पोर्शन विंग के प्लेट में दे रहा था। विंग मना तो कर रहा था, लेकिन वांग जी विंग की बात ना सुनते हुए अपना खाना विंग को दे रहा था। विंग को पसंद था वांग जी का ये बिहेवियर, लेकिन उसको कभी कभी गुस्सा भी आता था, क्योंकि इस चक्कर में वांग जी खुद का खाना ढंग से नहीं खाता था। वांग जी पूरा दिन बहुत ज़्यादा मेहनत करता था, एंड फिर भी विंग की ख्याल रखने के चक्कर में वांग जी बिल्कुल भी अपना ख्याल नहीं रखता था। वो तीनों शांति से बैठ के अपना खाना खा ही रहे थे, तभी शिचैन वांग जी के ध्यान को अपनी तरफ करते हुए कहते हैं, वांग जी तुम्हें याद तो है ना, कल सुबह सुबह हमें निकलना पड़ेगा। जहाँ पे हमने काम की बात की थी वहाँ पे सुबह सुबह जाने के लिए बोला गया था। तो वांग जी नोट कर देता है। उन सब के खाना खत्म होते ही वो लोग जल्दी सोने के लिए रूम में चले जाते हैं, क्योंकि वो लोग काफ़ी दूर तक ट्रैवल करके आए थे और पूरा दिन काम करने की वजह से वो लोग काफ़ी ज़्यादा भी थक गए थे। नेक्स्ट डे वांग जी और शिचैन दोनों ही काम के लिए बहुत जल्दी रूम से निकल जाते हैं। घर में बस विंग अकेला है, जो घर का थोड़ा बहुत काम करने के बाद लिविंग रूम में अकेला बैठा हुआ था। विंग अभी बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था कि हाँ, सच में वो अभी बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था। वहाँ पर तो आंट और ओनर लो रहते थे जो विंग के साथ बात करते थे, तो विंग का टाइम पास हो जाता था। लेकिन यहाँ यहाँ कोई नहीं था। विंग बार बार गेट की तरफ देख रहा था और सोच रहा था कि वांग जी और शिचैन कब वापस लौटने वाले हैं, लेकिन विंग को पता है कि वो लोग शाम से पहले लौटने नहीं वाले। तो विंग बस वही पर लेट जाता है। विंग को भी नींद भी नहीं आने वाला था, क्योंकि सुबह वो काफ़ी देर तक सोया था। विंग अभी अपनी जगह से खड़ा होता है और गेट को ओपन करके बाहर की तरफ देखने लगता है। बाहर काफ़ी सारे लोग थे जो बहुत जल्दी जल्दी में रोड क्रॉस करके जा रहे थे। वहाँ पे काफ़ी सारे घोड़े गाड़ी भी चल रहे थे। विंग सबकी तरफ देख रहा था। विंग अपने आसपास देखता है तो देखता है सारे लोग अपने में ही बिजी है। उनका एक अलग ही दुनिया है। विंग को समझ आ रहा था कि वांग जी क्यों बोल रहा था कि यहाँ के लोग बहुत अलग है। विंग को इन लोगों के साथ मिलकर अच्छा नहीं लगेगा। विंग ने वांग जी से प्रॉमिस किया था कि वो घर से नहीं निकलेगा एंड वांग जी के परमिशन के बिना तो नहीं निकलेगा, लेकिन अभी वो इतना ज़्यादा बोर हो चुका था कि उसे उसका मन बिल्कुल नहीं टिक रहा था। इसीलिए वो धीरे धीरे उस घर से बाहर निकलता है एंड रोड के सामने आके अपने आसपास देखने लगता है। इससे विंग को थोड़ा सा अच्छा फील होता है। विंग देखता है वहाँ पे जितने भी ओमेगास अल्फाज थे सब ने कितने अच्छे से ड्रेसअप करके रखा था। वो लोग वेल प्रिपेयर्ड थे और कहीं तो जा रहे थे। विंग उन सबको देखते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ जा रहा था। विंग को खुद भी नहीं पता कि वो चलते हुए किस तरफ जा रहा है। तभी विंग को एक बहुत ही तेज साउंड सुनाई देता है। अचानक हुए इस गन शॉट से विंग कम्प्लीटली शॉक हो चुका था। वो इतना ज़्यादा शॉक हो चुका था कि उसने अपने कानों को अपने हाथ से कवर कर लिया था। तभी सामने जितने भी लोग जा रहे थे वो लोग चिल्लाते हुए विंग के ऑपोजिट डायरेक्शन में भागने लगते हैं। सब पागलों की तरह भागने लगे थे। कौन किसको धक्का मार रहा था किसी को समझ नहीं आ रहा था। सारे लोग बस अपनी जान को बचाते हुए वहाँ से भाग रहे थे। वहाँ पे लोगों को चिल्लाने की आवाज़ भी आ रही थी। ये सब कुछ अपने सामने देख के विंग बहुत ज़्यादा डर चुका था। विंग को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक से क्या हो रहा है। तभी विंग अपने आप को बचाने के लिए तुरंत ही रोड के सामने से हट जाता है, क्योंकि लोग इतनी पागलों की तरह भाग रहे थे कि कोई ना कोई आके विंग को धक्का दे ही देता। तभी विंग को फिर से वही गन शॉट की आवाज़ सुनाई देता है, जिससे विंग डर के मारे फिर से अपने कानों को कवर कर लेता है। विंग का पूरा बॉडी पसीने से लथपथ हो चुका था और उसके आंखें आंसू से भर चुके थे। विंग को समझ नहीं आ रहा था कि इस मोमेंट में वो क्या करे। सब कुछ अचानक से इतना ज़्यादा चेंज हो चुका था। चारों तरफ लोग भाग रहे थे और वो देख पा रहा था सामने काफ़ी सारे पुलिस के वैन्स आ रहे थे और वही लोग अभी तक ये गन चला रहे थे। विंग को जब समझ आ जाता है कि असल में ये गन शॉट कहाँ से हो रही है, विंग बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। विंग के दिमाग में पहले आता है कि उसे छुपना होगा, अगर उसे बचना है तो उसे कहीं ना कहीं छुपना होगा। वो अपने आसपास देखता है तो देखता है वहाँ दोनों घर के बीच एक गैप है। विंग तुरंत ही भाग के उस गैप के पास जाता है एंड उस दीवार के गैप के अंदर खुद को छुपा लेता है। वो गैप ज़्यादा बड़ा नहीं था, तो विंग को मुश्किल तो हो रही थी, लेकिन अगर उसे खुद को बचाना होगा तो वो यहाँ से बिल्कुल नहीं निकल सकता। वो अपने दोनों हाथों को अपने मुंह के ऊपर रख देता है, क्योंकि गन शॉट की आवाज़ इतना ज़्यादा तेज़ हो रही थी उतना ही लोगों के चिल्लाने की आवाज़ें बढ़ रही थी। विंग अभी बहुत बुरी तरीके से पैनिक करने लगा था। वो अपनी आंखों को टाइटली बंद कर देता है। उसकी दिल की धड़कन इतनी तेज़ी से बढ़ रहा था कि उसे काउंट भी नहीं किया जा सकता। तभी विंग को अपने
ऊपर किसी के हाथ महसूस होता है, जिससे विंग डर के मारे उस हाथ को तुरंत अपने से हटा देता है। विंग इतना ज़्यादा घबरा चुका था कि वो ज़ोर-ज़ोर से साँस लेते हुए उस इंसान को देख रहा था। इस इंसान को देखते ही विंग बुरी तरीके से रो पड़ता है, क्योंकि उसके सामने उसका लांजान खड़ा हुआ था, जो खुद भी पसीने से पूरा भीगा हुआ था। उसके बाल बिखरे हुए थे और वो बहुत ही शॉकिंगली विंग को देख रहा था। लांजान, जी हाँ, भागते हुए घर की तरफ आ रहा था। लेकिन यहाँ की सिचुएशन इतना ज़्यादा ख़राब था कि उसको खुद को बचाने के लिए, खुद को यहाँ हाइड करने के लिए इस दीवार के पास आना पड़ा था, जहाँ विंग को देखकर वो बिल्कुल शॉक हो चुका था। विंग ने अपने आँखों को और अपने मुँह को बंद करके रखा था। अपने सामने लांसान को देखते ही तुरंत ही विंग उस कॉर्नर से निकल आता है और लांसान को बहुत ही कस के हक कर लेता है। लांसान के दिमाग में बस अभी यही चल रहा था कि विंग यहाँ क्या कर रहा है। लांसान ये सोच के थोड़ा सा रिलीफ में था कि शायद विंग अभी घर में होगा, लेकिन विंग को यहाँ देख के लांसान बिल्कुल सरप्राइज हो चुका था। लेकिन उसके पास ज़्यादा सोचने के लिए टाइम नहीं था, इसीलिए वो अपने आसपास देखता है और वहाँ से विंग को पकड़ते हुए अपनी घर की तरफ जाने लगता है। उसका स्पीड बहुत ज़्यादा था, विंग उसके स्पीड को मैच नहीं कर पा रहा था। वो अभी ज़्यादा तेज़ी से चल नहीं सकता है, लेकिन लांजान किसी तरह से विंग को हेल्प करता है ताकि वो थोड़ा सा फास्ट चल सके। किसी तरीके से छुपते छुपाते हुए वो लोग घर पहुँच जाते हैं और लांजान तुरंत ही विंग को लेकर घर के अंदर चला जाता है। वांगजी विंग की शोल्डर को पकड़ता है और वही उसे बैठाते हुए उसको शांत करने की कोशिश कर रहा था। विंग अभी बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहा था। तभी वांगजी विंग के फेस को पोंछते हुए कहता है, विंग तुम बाहर क्या कर रहे थे? लेकिन अभी भी विंग सदमे में था। बाहर जो कुछ भी हुआ था उससे विंग अभी भी निकल नहीं पाया था। तभी वांगजी विंग की शोल्डर को शेक करते हुए कहता है, विंग तुम मुझे सुन भी रहे हो? तुम बाहर क्या कर रहे थे? वो मैं चलने गई थी, बट वो गन वो ब्लड, मुझे नहीं पता अचानक से क्या हो गया लांसर। मैं तो बस वहाँ गई थी चलने, सारे लोग भागने लगे और वो लोग कर। विंग को ऐसे पैनिक करता हुआ देखकर वांगजी विंग को संभालते हुए कहते, अच्छा ठीक है, मैं समझ रहा हूँ। तुम बस चलने गए थे, अच्छा ठीक है, प्लीज विंग पैनिक मत करो, कुछ नहीं हुआ है, तुम बस शांत रहो, खुद को शांत करो। वांगजी को पता है कि विंग अभी बहुत बुरी तरीके से पैनिक करने लगा है। ये सारी चीज़ विंग के लिए बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। वांगजी बस विंग को शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विंग शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो बहुत ज़्यादा रो रहा था और बस बोले जा रहा था कि उसको नहीं पता अचानक से क्या हो गया, ये सब क्या था। तभी वांगी फिर से गेट की तरफ देखता है। अभी उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं था कि वो विंग को शांत करवा सके। अभी उसे अपने ब्रदर के पास जाना है। वो अपने ब्रदर को बाहर ही छोड़ के उस जगह पे छोड़ के आया है जहाँ की सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब है। वांगजी विंग के फेस को पकड़ते हुए कहता है, विंग देखो, मेरी आंखों में देखो प्लीज़ शांत हो जाओ। अभी तुम्हें स्ट्रांग बनना होगा। मुझे भी नहीं पता अचानक से ये सब क्या हो गया, लेकिन हमें स्ट्रांग रहना होगा। देखो विंग, मुझे अभी बाहर जाना होगा, मुझे बाहर जाके ब्रदर को ले आना होगा। वो बाहर ही फंसे हुए हैं। मैं अगर अभी उनके पास नहीं गया तो मैं बहुत ज़्यादा लेट हो जाऊंगा, इसलिए विंग प्लीज़ खुद को संभालो, अभी मुझे ब्रदर के पास जाना होगा। तभी विंग बहुत ही टाइटली वांगजी के हाथ को पकड़ लेता है। वो इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि वो वांगजी को जाने नहीं दे सकता। नहीं, तुम कहीं नहीं जा सकते, तुम वहाँ मत जाओ, वहाँ की हालत बहुत ख़राब है। तुम प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है, पर मैं अकेला नहीं रह सकती। प्लीज़ वांगजी मत जाओ, प्लीज़ वांगजी, प्लीज़ मत जाओ। विंग प्लीज़ खुद को संभालने की कोशिश करो। वांगजी विंग के फेस को पकड़ लेता है और उसके फेस के आंसू और पसीने को साफ कर रहा है। विंग प्लीज़ समझने की कोशिश करो, ब्रदर बाहर फंसे हुए हैं, उस जगह ब्रदर फंसे हुए हैं। क्या तुम चाहते हो कि ब्रदर को कुछ हो जाए? विंग प्लीज़, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे अभी जाना होगा। नहीं, मैं नहीं चाहती, बट प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज़ वांगजी, प्लीज़ मत जाओ। लेकिन वांगजी के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। वांगजी को पता था विंग बुरी तरीके से पैनिक कर रहा है, लेकिन अभी उसके पास ये इतना टाइम नहीं था कि वो विंग को शांत करवा सके। इसलिए वांगजी विंग के आंसू को पोंछता है, विंग के फोrehead पर किस करता है और विंग को बोलता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं जल्दी वापस आने की कोशिश करूँगा। तब तक प्लीज़ तुम मेरे लिए यहाँ इंतज़ार करना। प्लीज़ इस घर से बाहर ना निकलना, और कुछ भी क्यों ना हो जाए, रात में अगर कोई भी आए, अगर तुम्हें लगे कि वो बात नहीं कर रहा है और तुम्हें उसकी आवाज़ जाना पहचाना ना लगे, तो दरवाज़ा मत खोलना, ठीक है? बट नहीं वांगजी, प्लीज़ मत जाओ। लेकिन वांगजी विंग के हाथ को अपने हाथ से छुड़ाता है और उसे वही अकेला छोड़ के गेट को बाहर से लॉक करके चला जाता है। वांगजी को पता है कि उसे इस हालत में विंग को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता, वो मजबूर है। बाहर उसके ब्रदर पता नहीं ठीक भी होंगे कि नहीं। वांगजी को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा था अपने ब्रदर के लिए।
वांग जी को जाए हुए कई घंटे बीत चुके थे, लेकिन वांग जी अभी तक नहीं आए थे। विंग अभी उसी लिविंग रूम में अपने हाथ पैर को समेटे हुए बैठा हुआ है। उसके आंखों से आंसू बह जा रहे हैं, उसका पूरा फेस पसीने से भीग चुके हैं और वो बार बार खिड़की से बाहर की तरफ देख रहा है। उसे बाहर से अभी भी उसी गन शॉट, लोगों के चिल्लाने की आवाज़ आ रहे हैं। वो इतना ज़्यादा डरा हुआ है कि उसके अंदर इतना भी हिम्मत नहीं हो रहा है कि वो अभी इस रूम से बाहर निकले, वो ये देखने जाए कि वांग जी ठीक तो है कि ना। प्लीज़ वांग जी, प्लीज़ वापस आ जाओ, प्लीज़ जल्दी आ जाओ, मुझे मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज़ जल्दी आ जाओ, प्लीज़। वांग जी के इंतज़ार करते करते विंग कब वहीं पे सो गया था, विंग खुद भी नहीं जानता। वो रो रो के इतना ज़्यादा थक चुका था कि उसके अंदर इतना हिम्मत नहीं था कि वो जाग पाए। और विंग के सोने के साथ साथ कब ये रात वही ख़त्म हो जाती है और सुबह की हल्की रोशनी विंग के फेस पर पड़ने लगते है। उस रोशनी की वजह से धीरे धीरे विंग का नींद टूटने लगा था। विंग धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलता है और अपने सामने देखता है, तो वो देखता है कि वो उसी कंडीशन में पड़ा हुआ था जैसे वो रात को सो गया था। विंग को खुद भी नहीं पता कि वो कब सो गया था। विंग धीरे धीरे अपने आप को फ्लोर से उठाता है। उसके हाथ पैर में, बॉडी में दर्द होने लगा था क्योंकि वो हार्ड फ्लोर में पूरी रात सोया हुआ था। तभी उसे गेट में नॉकिंग की आवाज़ सुनाई देता है, जिससे विंग बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। उसे कल की सारी बातें याद आने लगती है। तभी वो नॉकिंग की आवाज़ और भी ज़ोर ज़ोर से आने लगती है। विंग बहुत ज़्यादा डर चुका था। विंग को समझ नहीं आ रहा था कि उसे अभी उठकर डोर के पास जाना चाहिए कि वहीं बैठा रहना चाहिए। थोड़ी देर तक खुद के अंदर ही स्ट्रगल करने के बाद विंग फाइनली धीरे धीरे उठता है और डोर के पास जाता है। विंग गेट को ओपन करने से पहले वही खड़ा होता है और फिर से वेट करता है नेक्स्ट नॉकिंग की। तभी फिर से नॉक करते हुए बाहर से आवाज़ आती है, विंग दरवाज़ा खोलो, मैं शिचनगा हूँ, जल्दी दरवाज़ा खोलो। शिचनगा की आवाज़ सुनते ही विंग की सांसों में सांस आते हैं। वो तुरंत ही अपना थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट नहीं करता है और तुरंत ही दरवाजे को ओपन कर देता है। विंग की दरवाज़ा खोलते ही शिचन तुरंत ही अंदर आ जाता है और दरवाजे को लॉक कर देता है। शिचन को अकेला देख के विंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। अभी थोड़ी देर पहले उसकी आंखों में जो थोड़ा सा चमक आया था वांगजी को देखने का, वांगजी और शिचन दोनों ही ठीक है ये सोचकर विंग जो थोड़ा सा रिलीफ का सांस भरा था, शिचन को अकेला देखकर उतना ही ज़्यादा वो सरप्राइज हो जाता है। उसके अंदर एक डर काम करने लगता है। वो शिचनगा की तरफ देखने लगता है। तभी शिचन दरवाजे को बंद कर देता है और वही टेक लगा के बैठ जाता है। शिचन को ऐसे इस हालत में देखकर विंग का दिल बिल्कुल भारी हो चुका था। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे, उसके गला भी भारी हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे बोले, उसकी गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। वो अभी भी कंटिन्यूअसली शिचन को घूरे जा रहा था, जो कम्प्लीटली मेस पड़ा हुआ है। उसके बाल कम्प्लीटली बिखरे हुए हैं, उसके कपड़े की हालत भी बहुत ख़राब है, धूल मिट्टी लगे हुए हैं। और सबसे ज़्यादा हॉरिफाइंग चीज़ था शिचन का चेहरा। शिचन का चेहरा जो चीख चीख के बता रहा था कि कुछ भी ठीक नहीं है। विंग और ज़्यादा इस चीज़ को नहीं ले पा रहा था। वो शिचन के सामने बैठ जाता है और शिचनगा की तरफ देखते हुए कहता है, शिचनगा, लानसन कहाँ है? लेकिन शिचन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि शिचन वहाँ विंग का क्वेश्चन का क्या आंसर करे। वो बस अपने सिर को नीचे झुका लेता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। विंग फिर से शिचन की तरफ देखते हुए कहता है, आप चुप क्यों है? आप बता क्यों नहीं रहे? लांसन कहाँ है? आप अकेले क्यों आए? लांसन कहाँ है? क्या हुआ? लेकिन शिचन को खामोश देखकर अब विंग को गुस्सा आने लगा था। वो शिचन की कॉलर को पकड़ लेता है और उसको शेक करते हुए चिल्लाते हुए कहता है, आप खामोश क्यों है? आप बता क्यों नहीं रहे? लांसन कहाँ है? क्या वो बाहर है? आपने दरवाजा क्यों बंद किया? और आप ऐसे क्यों बैठे हुए? चलिए हटिए, मुझे लांसन के पास जाना है। आप ऐसे बैठ कैसे सकते हैं? लांसन बाहर है, आप कैसे उसको अकेला छोड़ सकते हैं बाहर? लेकिन विंग के चिल्लाने के बाद भी शिचन बिल्कुल खामोश था। शिचन की ये खामोशी विंग बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो अपनी जगह से खड़ा होता है और शिचन के हटाने की कोशिश करता है। आप हटिए, आपको अगर चुप ही रहना है तो मुझे आपसे बात नहीं करनी, मुझे लांसन के पास जाना है। प्लीज़ आप हटिए, दरवाजे से हटिए ना प्लीज़। विंग को ऐसे रिएक्ट करता हुआ देखकर शिचन भी खुद को संभाल नहीं पाता। वो विंग के दोनों हाथ को पकड़ लेता है और उसे अपने सामने बिठा देता है। विंग फिर भी उठने की कोशिश करने लगता है, लेकिन विंग शिचन विंग को जबरदस्ती वहाँ बैठा देता है। चुप रहो, चुप करके यहाँ पे बैठो। बाहर लांसान नहीं है, वो मेरे साथ नहीं आया, वो नहीं है मेरे साथ, समझ रहे हो तुम? वो आपके साथ नहीं है तो कहाँ गया? वो तो उसने तो मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो आपको लेके वापस आएगा। वो क्यों नहीं आया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे पता है वो बाहर इंतज़ार कर रहा है। मुझे उसको लेने जाना होगा, फिर वो मेरे पास आ जाएगा।
विंग अपनी आंखों के आंसुओं को ज़बरदस्ती पोंछता है और वहाँ से खड़ा होके जाने की कोशिश करता है, लेकिन शिचन को पता है अभी विंग की दिमागी हालत ठीक नहीं होगी। ऑब्वियसली शिचन का भी कुछ ठीक नहीं है, वो भी इन सारी चीज़ों को बिल्कुल ले नहीं पा रहा है, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। शिचन विंग को कस के पकड़ लेता है और विंग को दरवाजे से दूर ले जाने की कोशिश करता है। शिचन का प्लीज़ मुझे छोड़िए, वांग जी बाहर हमारे लिए इंतज़ार कर रहा होगा। मुझे मुझे उसके पास जाना होगा। अगर मैं उसके पास जाऊँगा वो ठीक आ जाएगा। उसको हमें ढूँढना चाहिए, वो बस खो गया है, उसको कुछ नहीं हुआ है। प्लीज़, प्लीज़ शिचन का मुझे छोड़िए। विंग प्लीज़ खुद को सँभालो, अभी अभी हमारे पास टाइम नहीं है, हमें गाँव वापस लौटना होगा। शिचन की ये बात सुनते ही विंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो शिचन गाँव की तरफ देखने लगता है। क्या? नहीं? शिचन ऐसे कैसे बोल सकता है? वो वांग जी को यहाँ ऐसी हालत में छोड़ के गाँव नहीं जा सकता। वो ऐसा नहीं कर सकता, नहीं, इम्पॉसिबल। विंग तुरंत ही अपने आप को शिचनका के ग्रिप से छुड़ाते हुए कहता है, इम्पॉसिबल, मैं नहीं जाऊँगा। अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हो, लेकिन मैं वांग जी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा, कहीं नहीं। विंग फिर से जाने की कोशिश करता है, लेकिन शिचन को पता है कि अभी उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। वो विंग के हाथ को बहुत ही कस के पकड़ता है और विंग को रूम की तरफ ले जाने लगता है। विंग अपने आप को बहुत ज़्यादा छुड़ाने की कोशिश करता है। नहीं, वो शिचनका की बात नहीं सुन सकता। वो नहीं जा सकता वांग जी को यहाँ ऐसी हालत में छोड़कर गाँव। प्लीज़, प्लीज़ शिचनका मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। मैं नहीं जा सकता। मैं वांग जी को छोड़ के कहीं नहीं जा सकता। प्लीज़ प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। प्लीज़ शिचनका, प्लीज़। शिचन के पास और कोई रास्ता नहीं था। शिचन को बहुत अच्छे से पता है अभी वो जो कर रहा है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं है। उसे विंग का भी ख्याल रखना होगा और विंग के अंदर जो छोटी सी ज़िंदगी पल रही है उसका भी। शिचन इतना भी केयरलेस नहीं हो सकता, इसलिए वो ज़बरदस्ती विंग को शहर से अपना होम टाउन ले आता है। विंग ने बहुत ज़्यादा कोशिश की थी शिचन को रोकने की, शिचन को समझाने की, लेकिन वो बिल्कुल फेल हो चुका था। वो शिचन को समझा नहीं पाया था, वो शिचन को रोक नहीं पाया था। शिचन विंग को लेकर अपने घर आया था, जहाँ आंट लैन विंग को ऐसी हालत में देखकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुकी थी। उनको नहीं पता है कि क्या हुआ है, लेकिन जो कुछ भी हुआ है वो कुछ ठीक नहीं है। वो शिचन और विंग की कंडीशन देख के उनको समझ आ रही थी। मैं उस ओमेगा को अपने घर नहीं रहने दूंगी, तुम कल उसे उसके घर छोड़ आना। शिचन अभी बाहर बैठा हुआ था और आंट लान शिचन के पीछे खड़ी हुई थी। उनको लगा था शिचन शायद प्रोटेस्ट करेगा, वो शायद बोलेगा कि ऐसा मत कीजिए आर्लान, लेकिन शिचन का कुछ ना बोलते हुए देखकर उनको लगा शायद शिचन मान चुका है, इसीलिए वो वहाँ से चुपचाप जाने ही वाली थी। तभी उन्हें शिचन की आवाज़ सुनाई देता है। वांग जी का कोई पता नहीं, उस अंधेरी रात में वांग जी कहीं खो चुका है। मुझे उस दिन वांग जी कहीं नहीं मिला था। पूरी रात मैंने चारों तरफ वांग जी को ढूंढा था, लेकिन वांग जी मुझे कहीं नहीं मिला था। मैं बहुत ज़्यादा बेबस हो चुका था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उस टाइम पे मुझे क्या करना चाहिए। वहाँ का हालत और भी ज़्यादा बिगड़ रहा था, इसीलिए ना चाहते हुए भी मुझे विंग को लेकर यहाँ आना पड़ा। अगर मैं अभी विंग का ख्याल नहीं रखूँगा तो शायद बाद में पूरी ज़िंदगी मुझे रिग्रेट करना पड़ेगा। आंट लान को पता है कि शहर में क्या सब कुछ हुआ है। उनको नेक्स्ट डे ही पता चल गई थी कि शहर में क्या क्या हुआ है। अपने आंट के पास से अभी भी कोई चीज़ जवाब ना पाकर चंद एक गहरी सी सांस भरता है और फिर अपनी आंट की तरफ देखते हुए कहता है, आंट बीइंग प्रेग्नेंट है, वो वांग जी के बेबी के साथ प्रेग्नेंट है और उससे अभी आपकी और हम सबकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उसके पास अभी वांग जी नहीं है। शिचन अभी एक होप के साथ अपने आंट की तरफ देख रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद अभी उसका आंट मान जाए, लेकिन अभी भी आंट लान वहाँ पे ही चुपचाप खड़ी हुई थी। शिचन को लगता है शायद आंट नहीं मानने वाली, इसलिए वो भी अपना हाल छोड़ देता है और फिर से जैसे बैठा हुआ था वैसे ही बैठ जाता है। तभी उसे एक ठंडी और हल्की आवाज़ सुनाई देती है, कल डॉक्टर को बुला लाना, उसकी हालत कुछ ठीक नहीं लगा मुझे। नेक्स्ट डे से आन खुद विंग का ध्यान रखने लगी थी। हाँ, वो थोड़ी हार्श है, वो कुछ भी बोल देती है, वो खड़ी खुटी सुना देती है, लेकिन फिर भी वो पूरा कोशिश करती है कि वो विंग का ध्यान रख सके। विंग अभी बहुत ज़्यादा स्टबर्न हो चुका था, वो कोई भी बात नहीं सुन रहा था। उसे ज़बरदस्ती अब उसके हर एक काम करवाना पड़ रहा था। ऊपर से उसे खाना भी ज़बरदस्ती खिलाना पड़ रहा था। वो खाना भी नहीं खाना चाहता था। वो शिचैन से सबसे बहुत ज़्यादा गुस्सा था। इवन बहुत दिनों तक तो वो रूम से भी नहीं निकला था। वो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकला था। वो सूरज का रोशनी तक नहीं देखना चाहता था। दिन के दिन उसकी हालत और भी खराब होती जा रही थी। अभी आंट लान विंग के सामने खड़ी हुई थी और विंग को गुस्से में खड़ी खुटी सुनाई जा रही थी, क्योंकि वो अभी विंग को खाना खिलाने आई थी, लेकिन विंग ने सारा खाना गिरा दिया था, जिससे उन्हें अभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था।
वो भी अपने पेन से गुज़र रहा है, उन्होंने भी अपनी नेफ़ियो को खोया है, लेकिन विंग का ये स्टबर्ननेस वो और बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। वो गुस्से में विंग की तरफ देखते हुए कहती है, "तुम्हें क्या लगता है कि तुमने अकेला खोया है? वांग जी मेरा भी नेफ़ियो था। तुमने जितना खोया है मैंने उससे 10 गुना ज़्यादा खोया है। ये सब ज़िद करने से पहले एक बात याद रखो, जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ तुम्हारी वज़ह से हुआ है। अगर तुम उस दिन वांग को नहीं रोका होता शादी के लिए तो शायद आज ये सब कुछ नहीं होता।" आंट लान के बाद जितना ज़्यादा विंग के कानों में आ रहा था, उतना ही ज़्यादा वो अपने दाल को कसे जा रहा था। वो चुपचाप वहाँ पे बैठा हुआ था और उनकी बातों को सुन रहा था। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे अंदर जो नन्ही सी जान पल रही है वो बस तुम्हारा है? वो वांग जी का भी है। अगर तुम्हें मरने का शौक है तो अकेला जाके मरो, लेकिन मेरे नेफ्यू के बच्चे को अगर कुछ भी हो ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आंट, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? शिचन विंग से मिलने आया था, लेकिन अपने आंट की बातों को सुन के वो भी सरप्राइज हो चुका था। शिचन को पता है कि उसका आंट बहुत ज़्यादा हार्श है, लेकिन वो विंग को ये सब इस सिचुएशन में ये सब बोल देगी ये तो शिचन ने भी नहीं सोचा था। वो रूम में आती है और अपने आंट की तरफ देखने लगता है। आंट लान अभी भी बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। वो गुस्से में शिजन की तरफ देखते हुए कहते हैं, मैंने कुछ ही गलत नहीं बोला। इसे खुद ही मरने का शौक है इसलिए वो खाना नहीं खा रहा। मैंने बहुत ज़्यादा इसके नखरे झेल लिए। मैं और नहीं बर्दाश्त कर सकता इसको। ऐसा कहते हुए वो गुस्से में उस रूम से निकल जाती है। शिजन देखता है कि उस रूम के फ्लोर पे खाना गिरा हुआ है और विंग अपने हाथ को टाइटली बंद करके अपने आंसुओं को बस कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। शिजन ये सब कुछ देखकर एक गहरा सा सांस भरता है और चुपचाप विंग के सामने जाके बैठ जाता है। विंग अभी भी अपने सिर को नीचे किया हुआ था। तभी शिचन अपने हाथ के उस लेटर को विंग के हाथ में दे देता है। विंग को समझ नहीं आता, विंग उस लेटर को पकड़ा हुआ था। शिचन यहाँ विंग के पास आते हुए जितना ज़्यादा एक्साइटेड था, उसके अंदर अभी उतना ही ज़्यादा गिल्ट भर रहा था, क्योंकि उसको लगा नहीं था कि आंट अभी भी विंग के ऊपर इतना ज़्यादा हार्श होगी। फिर भी वो अपनी इमोशंस को कंट्रोल करता है और एक हल्की आवाज़ में छोटा सा स्माइल करते हुए कहता है, विंग, हमें शहर जाना होगा। शिचन के बात सुनते ही विंग फाइनली शिचन की तरफ देखता है और शिचन की फेशियल एक्सप्रेशन और उसकी उन आँखों को देखकर शायद विंग को भी समझ आ चुका था कि विंग जो सोच रहा है वही सही है। विंग के फेस में भी एक बहुत ब्राइट स्माइल आ जाता है। इतने टाइम बाद विंग ने स्माइल किया था वो शिचन को भी नहीं पता, लेकिन विंग को ऐसे स्माइल करते हुए देखकर शिचन को बहुत अच्छा फील हो रहा था। उन दोनों को ही नहीं पता कि कितने जल्दी या फिर कितना टाइम लगा था उनको टाउन से शहर जाने में। वो लोग तो बस इतना ही इंतज़ार किए जा रहे थे कि वो जल्दी से जल्दी शहर पहुंच जाए। और जब वो दोनों ही शहर पहुंच जाते हैं, शिचन विंग को लेकर उस शहर की सबसे बड़ी सरकारी हॉस्पिटल में ले जाता है, जिस हॉस्पिटल में पता नहीं कितने हज़ारों लोग एडमिट थे। वहाँ पे उन सारे लोगों के घर वाले उनके पास बैठे हुए थे, कोई रो रहे थे, कोई हंस रहे थे, कोई बातें कर रहे थे, लेकिन विंग की आंखें बस एक ही इंसान को ढूंढे जा रहा था। विंग बार बार उस हॉस्पिटल के हर एक कमरे में जा रहा था और अपनी उस इंसान जिस इंसान की तलाश में वो इतने दूर आया है, उस इंसान को ढूंढे जा रहा था। एंड फाइनली उसे वो इंसान दिख जाता है जो वही बेड पे बैठा हुआ है और अपनी सामने जो नर्स खड़ी हुई थी उससे बात कर रहा है। विंग अभी भी वही खड़ा हुआ था और वांग जी की तरफ देखे जा रहा था। वांग जी के सिर पर चोट लगा था और वो अभी वहीं पे एक बेड पे बैठा हुआ था। वांग जी की नज़र अभी भी विंग की तरफ नहीं गई थी। तभी पीछे से शिचैन की वॉइस आता है, वांग जी। अपने ब्रदर का आवाज़ सुनते ही वांग जी की नज़र भी उस तरफ जाता है। देखता है वहाँ पे शिचन और शिचन के ठीक सामने विंग खड़ा हुआ है, जिसका फेस का एक्सप्रेशन ऐसा था कि अभी शायद वो बुरी तरीके से रो देगा। विंग को देखते ही वांग जी के फेस पर एक ब्राइट स्माइल आ जाता है। वो विंग की तरफ अपने एक हाथ को बढ़ाता है और अपनी तरफ आने का इशारा करता है। विंग धीरे धीरे वांग जी के पास जाता है और वांग जी के उस बेड पर ही बैठ जाता है। विंग को शायद वांग जी ऑलमोस्ट 17-18 दिन बाद देख रहा था। इतने दिनों तक वांग जी इस हॉस्पिटल में ही भर्ती था। उस दिन की लड़ाई में वांग जी को गोली लग गई थी और उसके सिर में चोट लगा था। वहाँ पे जब वांग जी बेहोश पड़ा हुआ था तो वहाँ पे मौजूद कुछ लोगों ने वांग जी और वहाँ पे जितने भी घायल लोग थे उनको इस हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया था। वांग जी का कंडीशन ठीक तो नहीं था, लेकिन उसको बचा लिया गया था, लेकिन उससे होश नहीं आया था। अभी कुछ दिनों पहले वांग जी को होश आया एंड होश आते ही वांग जी के दिमाग में सबसे पहले अपनी फैमिली, अपने विंग की बात आई और उसने इस नर्स की मदद से शिजन को लेटर भिजवाया था। वांग जी को कभी नहीं लगा था कि उस दिन वो बच जाएगा और वो फिर से अपनी विंग को देख पाएगा। अपनी विंग को अपने सामने देखकर वांग जी बहुत ज़्यादा खुश था, बहुत ज़्यादा। वो शायद इतना ज़्यादा खुश था कि वो एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। वो अपने हाथ को विंग के फेस में ले जाता है और उसके बालों को ठीक करने लगता है। उसके सामने बहुत सारे बाल बिखरे पड़े थे जिनको वो समेट रहा था। वांग जी अभी कंटिन्यूअसली विंग को घूरे जा रहा था और विंग वांग जी को। तभी विंग अपनी हल्की और ब्रोकन आवाज़ में कहता है,
क्या वो नर्स मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत है कि तुम तब बस उसे ही देखे जा रहे थे? विंग की बात सुनकर वांग जी को बहुत ज़्यादा हँसी आ रही थी। वो विंग की तरफ शॉकिंगली और अनएक्सपेक्टेड एक्सप्रेशन के साथ देख रहा था। हाँ, विंग? विंग की बातें सुनकर वांग जी हँसने लगा था। तभी विंग अपना मुँह फुलाते हुए वांग जी की तरफ देखकर कंप्लेनिंग टोन में कहता है, तुम हँस रहे हो? मैं कब से वहाँ खड़ा हुआ था और इंतज़ार कर रहा था तुम मुझे कब देखोगे। लेकिन तुम कब से उस नर्स से बातें किए जा रहा था। ऑफ कोर्स वो नर्स सुंदर है, इसीलिए तुम उसे देखे जा रहे थे ना? विंग को ऐसे जेलस होता हुआ देखकर वांग जी को समझ नहीं आता कि वो कैसे रिएक्ट करे। इसलिए वो विंग के हाथ को पकड़ता है और अपने बाहों में खींच लेता है। वांग जी के लेफ्ट साइड में गोली लगी थी, तो वांग जी विंग को अपने राइट साइड में पकड़ लेता है। तभी विंग वांग जी के चेस्ट में अपने सिर को रख देता है। तभी वांग जी विंग के सिर पर किस करते हुए कहते हैं, क्या विंग जेलस है? तो विंग अपने मुंह को फुला लेता है और चुप रहता है। वांग जी को समझ आ चुका था कि वो विंग को अभी पूरी तरीके से चिढ़ा चुका है, इसलिए वो हंस रहा था। तभी विंग अपनी सीरियस टोन में वांग जी की तरफ बिना देखे उसके चेस्ट पर अपने सिर को रेस्ट करवाते हुए कहता है, मैं उस दिन बहुत डर गई थी। तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम जल्दी आओगे, लेकिन तुम नहीं आए। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। अभी जो माहौल थोड़ा-सा फ़नी था, वो बिल्कुल सीरियस हो चुका था। वांग जी भी सीरियस हो चुका था। वो एक गहरी सी साँस छोड़ते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दो। नेक्स्ट टाइम से मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूँगा। चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं तुम्हें अकेला कभी नहीं छोड़ूँगा। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया विंग, बहुत ज़्यादा। वांग जी ऐसा कहते हुए बार-बार विंग के फोrehead पर किस किया जा रहा था और विंग और भी कस के वांग जी को हग कर रहा था। जैसे कि वो फ़ील करना चाहता है कि हाँ, वांग जी बिल्कुल सेफ़ है और उसके पास है। अभी वो वांग जी की बाहों में ही है। तो है एवरीवन, फाइनली मैंने ये फैन फिक्शन ख़त्म कर दिया है। आई होप आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लगा होगा। ये फैन फिक्शन जैसे भी लगा हो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट फैन फिक्शन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।